तो सभी को राधे राधे मेरे भाई। मैं आपका बड़ा भाई पंकज पटेल आप सभी के सामने आपके अपने परिवार और आपके अपने चैनल पंकज भैया फॉर एग्जाम पर पूरे मन और दिल से स्वागत करता हूं। मेरे भाई आज की वीडियो में मैं आपको कवर करवाने वाला हूं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि केमिस्ट्री का बहुत ही खास और भौकाली चैप्टर है और एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स का पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं कि सबसे बड़ा चैलेंज इस चैप्टर को पढ़ने में क्या रहता है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि चैप्टर में कई सारे कॉन्सेप्ट हैं और सारे के सारे कॉन्सेप्ट बहुत डीप हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये निकल के आता है कि सभी कॉन्सेप्ट को किस तरीके से सिस्टमैटिक वे में पढ़ा जाए और उसके बाद उनको याद रखना अलग चैलेंज है। तो आपका बड़ा भाई इन सभी समस्याओं का समाधान लेके आपके सामने आया है। चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट को समझा दूंगा बहुत आसान तरीके से, उनके नोट्स आपको बनवा के दे दूंगा। और ऐसे वैसे नोट्स नहीं मेरे भाई, ऐसे नोट्स जो आप पढ़ के जाओ, एग्जाम में बैठ के आओ, पूरे नंबर आ जाएंगे, गारंटी मेरी है। और सबसे बड़ी बात, इतने सारे टॉपिक होने के बावजूद भी सभी टॉपिक के बीच में ऐसा कनेक्शन बना दूंगा ना कि टॉपिक अपने आप ही याद होते रहेंगे, क्योंकि पहले टॉपिक को दूसरे से जोड़ दूंगा, दूसरे को तीसरे से। तो इससे फायदा क्या होगा कि सारे टॉपिक आपके दिमाग में चलते रहेंगे। जब अगला टॉपिक पढ़ोगे तो इस प्रकार आप पूरा चैप्टर आराम से और आसानी से याद रख पाओगे। क्लियर है बात? तो चालू करें चैप्टर को। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, पूरा ध्यान जब तक मैं चीजों को समझाऊं, क्योंकि डीप चैप्टर है तो मैं कॉन्सेप्ट को डीपली ले जाऊंगा। तो आपका पूरा ध्यान मुझे यहाँ पे चाहिए और पूरा फोकस मुझे यहाँ पे चाहिए। बस पेन और कॉपी एकदम सामने रखियो, जब भी पढ़ने बैठो नोट्स अपने आप तुरंत बनाओ, पढ़ने में मजा आ जाएगा बहुत तगड़े तरीके से। तो मैंने कहा कि पूरा ध्यान यहाँ पे रखना, जो कॉन्सेप्ट समझाऊं वो समझना, और सबसे जरूरी चीज भैया रोज की तरह बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, और चैप्टर को क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे। देखते हैं मेरे भाई पूरी फुल एनर्जी और ऊर्जा के साथ। हमने कहा चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो कहीं ना कहीं मुझे कार्बन के बारे में और उससे बने कुछ कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, चीजों को समझना है। तो हम अगर बात कर ले पहले इसकी, क्योंकि दूसरा पोर्शन तो ये है, पहला पोर्शन कार्बन है। कार्बन की कौन सी ऐसी बेसिक जानकारियां हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मुझे एज अ स्टूडेंट पता होनी चाहिए चैप्टर में घुसने से पहले। तो पहले उसकी मोटी मोटी बात हम यहाँ पे कर लेंगे। तो पहले हेडिंग मिनी हेडिंग बनाएंगे या फिर तगड़ी हेडिंग बनाएंगे, जो भी कह लो अपनी भाषा में, कार्बन। भैया पहले कार्बन दद्दू के बारे में कुछ ऐसी चीजें हम लोग इकट्ठा कर ले, जान ले, ताकि चैप्टर में कॉन्सेप्ट को समझने में कहीं पर कोई दिक्कत ना आए। तैयार है एकदम? बहुत बढ़िया, मुझे पता एकदम तैयार है। तो सबसे पहली बात कार्बन के बारे में बेसिक सी, कि कार्बन भैया आप सभी को पता है मेटल है कि नॉन मेटल है। कंफ्यूजन है? कोई दिक्कत नहीं, कुछ लोगों ने बता दिया होगा, मुझे पता है आप सभी को पता है कि कार्बन एक नॉन मेटल है। तो हम सबसे बड़ी पहली और सबसे जरूरी जानकारी ये लिखेंगे कि इट इज अ नॉन मेटल। बहुत बढ़िया, शानदार, खतरनाक, बहुत बढ़िया। तो भैया कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। दूसरी चीज, क्योंकि ये एक एलिमेंट है तो इसका एक एटॉमिक नंबर भी होगा। बिल्कुल सही बात। तो मुझे बताओ सभी लोग अपने मन में जोर से बोलो, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? मुझे कुछ आवाजें यहां तक आ रही हैं, लेकिन थोड़ा और जोर से बोलो। बहुत बढ़िया, मुझे कुछ लोग की आवाज सुनाई दी और बिल्कुल सही आपने बोला, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। और वो जानकारी दूर नहीं है जहां पे मेटल से नॉन मेटल्स मैंने पढ़ा रखा है, उसमें बताया है कि एटॉमिक नंबर का मतलब होता है उस एलिमेंट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन है। अगर इसका एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब कार्बन में प्रोटॉन भी 6 है और इलेक्ट्रॉन भी 6 है। बराबर बात हमने यहाँ पे कह दिया, सीधी बात कि भैया यहाँ पर प्रोटॉन का नंबर भी 6 है और इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है? 6 है। इतनी सी बात आपको समझनी है। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हमें उसके प्रोटॉन और उसके इलेक्ट्रॉन की जानकारी दे देता है। बात क्लियर है एकदम साफ? मैं कह रहा हूं पूरा ध्यान यहाँ पे रखना, बहुत आसान है चैप्टर, बस समझने की जरूरत है, फोकस करने की जरूरत है। बिल्कुल सही। तो अगर किसी का एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन 6, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन को बांटने का तरीका होगा, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स पे घूमते हैं, शेल्स पे घूमते हैं, और उनके घूमने का डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक तरीका होता है। बहुत बराबर बात है। तो इलेक्ट्रॉन को कार्बन में कैसे बांटेंगे, एक कॉन्सेप्ट आपने सीखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे। कॉन्फ़िगरेशन, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है भैया इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कैसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग एटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किस ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे
उसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अब मुझे बताओ अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो आपको पता है पहले वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 रह सकते हैं। फिर बाकी बचे अगले शेल में जाएंगे तो 2 इसमें रह गए, तो 6 में से कितने बचे, 4 बचे। मतलब पहला वाला जो शेल था वो K था और दूसरा वाला क्या है, L है। 2 ही शेल बनेंगे, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन। बात बराबर एकदम क्लियर है। अब मैंने कहा गुरुजी हमने ये भी सीखा है कि जो बाहर इलेक्ट्रॉन रहते हैं सबसे बाहर वाले शेल में, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आउटर वाले शेल को क्या बोलते हैं। आउटर शेल को हम लोग बोलते हैं मेरे भाई वैलेंस शेल। ये 9th क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी आपको बता दे रहा हूं कि बाहर वाले शेल को, जैसे L सबसे बाहर वाला शेल है तो इसको हम लोग बोलेंगे वैलेंस शेल। इसी कारण वैलेंस शेल में हुए इलेक्ट्रॉन्स, पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। बात क्लियर है एकदम साफ साफ कि जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में प्रेजेंट है उन्हीं को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। एकदम साफ सुथरी बात है, कहीं पर कोई मैंने बात छुपाई नहीं है आपसे। अब मुझे बताओ किसी भी एलिमेंट के बाहर वाले जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही डिसाइड करेंगे कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए या इसको लूज करने पड़ेंगे ताकि अपने आप को स्टेबल कर पाए। तो सभी को पता है किसी भी एटम के लास्ट वाले सेल में अगर उसको स्टेबल होना है तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बराबर बात है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए कि 8 हो जाए, बिल्कुल 4 चाहिए। और लूज भी कितने करेगा कि 2 बच जाए, कंप्लीट हो जाएगा ऑक्टेट, तो 4 लूज करेगा। मतलब कहीं ना कहीं 4 का गेम इसका होने वाला है। तो 4 इलेक्ट्रॉन या तो लूज कर दे या तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तब इसका काम हो जाएगा। इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन किसी को गेन या लूज करने पड़ते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए, उसी को उसकी वैलेंसी कहते हैं। तो इसीलिए हम यहां पर कह सकते हैं कि अगर एटम में कार्बन के लास्ट वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन या तो चाहिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो सिंपल सी बात है, वैलेंसी इसकी निकल के आ जाएगी कितनी, सीधी सी बात है, कितनी भैया, कहेंगे 4। बहुत बढ़िया। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कहेंगे गुरुजी 4 होती है। मोटी मोटी बात समझे, एकदम सही बात। अब मुझे जरा ये बताओ, जब हम बात करते हैं वैलेंसी 4 की तो हमारे दिमाग में 2 बातें आती हैं कि भैया अगर उसको स्टेबल होना है तो 8 इलेक्ट्रॉन मांगता है, लास्ट में मांगता है, बराबर बात है। तो मुझे बताओ यहां पर ये गेन करेगा कि लूज करेगा। सोचो जरा, आपने जब वैलेंसी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो आपने ये पढ़ा होगा यार किसी एटम के लास्ट वाले सेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको लूज कर देता है, 2 होते हैं तब भी लूज कर देता है, 3 होते हैं तब भी लूज कर देते हैं। लेकिन हम 4 इलेक्ट्रॉन लूज वाला केस हमने पढ़ा नहीं है। बिल्कुल सही है, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो वो होता भी नहीं है। कोई भी एलिमेंट 4 के 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, पहली बात। अब आते हैं गेन वाली बात पे। गेन कोई करेगा, अब यार जब कोई 4 देगा नहीं तो 4 कोई ले कैसे लेगा किसी से, बात समझो बात को। मैंने कहा 4 इलेक्ट्रॉन कोई गेन कैसे करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा तो उसके अंदर जो प्रोटॉन है उनके लिए भैया बहुत खमंडल वाली बात हो जाएगी, खलबली मच जाएगी कि 4 इलेक्ट्रॉन आ गए एक साथ, कैसे संभालेंगे। इसका मतलब सीधी बात समझो, कहानी थोड़ी सी कम समझ में आएगी, मैं इसको सीधे मुद्दे पे रखता हूँ कि प्रोटॉन 6 है तो इलेक्ट्रॉन 6, मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन को संभालने के लिए एक प्रोटॉन होता है, तभी एटम एज अ न्यूट्रल बिहेव करता है। एक प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस है, तो माइनस प्लस क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन बराबर। लेकिन अब 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, प्रोटॉन तो 6 ही रहेंगे, तो इसमें दिक्कत वाली बात हो जाएगी। बिल्कुल सही। तो जब यहाँ पे कार्बन में लूज और गेन का कॉन्सेप्ट उठा कि मुझे ये बताओ कार्बन लूज करेगा इलेक्ट्रॉन की गेन करेगा, मैंने कहा सबसे बड़ा पॉइंट यही है इस चैप्टर को पकड़ने का कि कार्बन में समझ लो इलेक्ट्रॉन गेन होंगे कि लूज होंगे। तो जब कहानी बढ़ेगी किसकी, इलेक्ट्रॉन गेन या तो लूज की, तो वहां पर 2 बातें उत्पन्न होंगी, 2 बातें उत्पन्न होंगी यहां पे, 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स होंगी, 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है यहां पर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। अब नोट बना के ये दोनों पॉइंट छापना, क्योंकि यही पॉइंट पूरे चैप्टर का बेस है। मैंने कहा 0 से उठाया है मैंने, इट इज ए नॉन मेटल। धीरे धीरे गहराई में डुबकी लगा रहे हैं और डुबकी लगाने के साथ साथ सारे कॉन्सेप्ट को बहुत आसान भाषा में समझ रहे हैं। सिंपल सी मैंने बात क्या समझे, ये नॉन मेटल है, वैलेंसी इसकी 4 है क्योंकि 2 और 4 का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लास्ट वाले में 4 है तो 4 इसको अपने
ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए चाहिए या तो 4 लूज कर दे तो 2 बच जाए तब भी ये काम हो जाएगा इसका। तो वैलेंसी इसकी कितनी होने वाली 4, और वैलेंसी ही किसी एटम की डिसाइड करेगी कि वो लूज करेगा या तो गेन करेगा। आप समझेंगे बात को। हम पहले समझते हैं गेन वाली बात को। किसको समझेंगे? गेन वाली बात को। आओ भैया पहले पॉइंट में समझे गेनिंग की बात, कि गेनिंग के मामले में कार्बन के साथ क्या घटना हो सकती है। मुझे जरा बताओ, अगर कार्बन गेन करेगा, मान लिया अपने आप को स्टेबल करने के लिए उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो कार्बन ने अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे? अब गेन करेगा अगर, तो पहले तो इलेक्ट्रॉन 6 थे टोटल, 4 अगर गेन कर लेगा या 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो टोटल कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन टोटल हो जाएंगे आफ्टर गेनिंग। अब मुझे ये बताओ, प्रोटॉन तो 6 ही है, किसी भी एलिमेंट में भैया 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को संभालना बिल्कुल असंभव वाली बात हो जाएगी। तो कार्बन के साथ भी यही होगा कि उसके अगर 6 प्रोटॉन बचे हैं और इलेक्ट्रॉन 10 आ जाएंगे संभालने के लिए, तो भैया प्रोटॉन वहां पे उनको संभाल नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब है सीधी बात कि कार्बन इलेक्ट्रॉन तो गेन करने वाला नहीं है। और क्यों नहीं करेगा यहां पे समझेंगे। हम कहेंगे इफ कार्बन गेन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा हमने मान लिया कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, देन इट बिकम्स इम्पॉसिबल फॉर, या तो बहुत डिफिकल्ट लिख सकते हो, इम्पॉसिबल फॉर 10 प्रोटॉन्स, 10 प्रोटॉन नहीं मेरे भाई, माफ करेंगे, प्रोटॉन 6 ही है, 6 प्रोटॉन्स टू हैंडल, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 हो गए, टू हैंडल 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने कहा भैया अगर कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो कहानी कुछ ऐसी होगी, ये जो केस है ये बहुत असंभव हो जाएगा 6 प्रोटॉन के लिए कि 10 इलेक्ट्रॉन को वो आसानी से संभाल सके। तो इसका मतलब सीधा क्या है कि सो कार्बन डज नॉट गेन इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बात? तो गेनिंग में भी कार्बन फेल हो गया, क्योंकि इसके बाद प्रोटॉन 6 ही रह जाएंगे, इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे, उनको संभालना बिल्कुल असंभव हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इसीलिए कार्बन इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकता है। पहली बात क्लियर है। अब आते हैं लूज करने की बात। लूज की बात देखो, लूज करने के लिए कोई भी एटम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, 2 लूज कर सकता है, 3 लूज कर सकता है। आप खुद ही सोचो, आपसे कोई मान लो 200 रुपए मांगे तो आपने कहा चलो ठीक है मैंने दे दिए इसको। 300 मांगे, ठीक है किसी तरीके से मुंह बना के तो दे दो यार, काम हो जाए उसका। 1000 मांगे, दिमाग खराब हो गया, क्यों मांग रहा है 1000? ठीक है भैया चलो तुमने कह दिया 1000, ले लो 1000। अब कोई 5000 मांग ले, तो आप भैया उससे 100 सवाल पहले पूछोगे और देने के लिए भैया 10 बार हाथ अपने पीछे खींच लोगे। इसी तरीके से एटम के लिए भी भैया, एटम की एक क्षमता होती है, उसके अंदर जो ऊर्जा होती है उसकी भी एक क्षमता है कि कितने इलेक्ट्रॉन वो लूज कर सकती है। तो किसी भी एलिमेंट के लिए ये संभव नहीं हो पाता है, उतनी ऊर्जा उसके पास नहीं होती है, इतनी एनर्जी नहीं होती है कि अपने 4 इलेक्ट्रॉन वो लूज कर सके। तो बिल्कुल सेम कहानी फंस जाएगी, क्योंकि कार्बन बहुत स्मॉल एटम होता है, तो इसमें इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं होती कि अपने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो लूज भी नहीं कर सकता। हमने कहा इट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी for any element, for any element to lose 4 electrons। बात समझे? हमने कहा किसी भी एलिमेंट के लिए भैया 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने में बहुत एनर्जी लार्ज अमाउंट में चाहिए, जो कि किसी एलिमेंट के पास उतनी एनर्जी होती नहीं, खासकर कार्बन के पास तो नहीं होती। एंड कार्बन डू नॉट हैव, या तो डज नॉट हैव दैट मच एनर्जी। तो कार्बन के पास उतनी एनर्जी तो है नहीं, सो कहानी क्या होगी? कार्बन डज नॉट लूज इलेक्ट्रॉन। लो भैया, तो इसकी कहानी यहां पर फिर से फंस गई कि इलेक्ट्रॉन को लूज भी नहीं कर सकता है, ना तो ये गेन कर सकता है
ना तो ये लूज कर सकता है, क्योंकि दोनों में इसकी कहानी फंस जा रही है ना। गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जा रहे हैं, प्रोटॉन के लिए संभव नहीं है उनको मैनेज करना, और लूज करेगा तो एनर्जी इतनी ज्यादा चाहिए जो कि इसके पास है नहीं, तो ना तो ये गेन करेगा ना तो ये लूज करेगा। कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को ना तो गेन करे ना तो लूज करे, ना तो गेन नो गेन, सुना ना, नो गेन नो पेन, यहां पर नो गेन और नो लूज हो रहा है। तो जब नो गेन और नो लूज होगा तो उस केस में इलेक्ट्रॉन को करेंगे शेयर। यही बात पकड़नी थी आपको, बस यही बात। मैंने कहा उठा दो, उठा के पटक दो इसको। हमने कहा जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को ना तो लूज कर पाएगा और ना ही गेन कर पाएगा, क्योंकि इसके पास रीजन फंसे हुए हैं, मजबूरी है बेचारे की, कष्ट है इसको, तो इस केस में क्या करेगा भैया, चलो अगर तुमको जरूरत ही है, इतना तुम मरे ही जा रहे हो इलेक्ट्रॉन मेरे यूज करने के लिए, तो ठीक है मैं इनसे आपको शेयर कर सकता हूं कि मैं भी अपना काम चला लूं, तुम भी अपना काम चला लो, ना मेरा नुकसान हो ना आपका नुकसान हो। तो उस केस में इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाता है, और शेयर करने से मेरे मित्र, शेयर करने से एक बहुत ही भयंकर बॉन्ड बनता है, तगड़ा वाला बॉन्ड बनता है, शेयरिंग बॉन्ड बनता है, दोस्ती बनती है। उस बॉन्ड को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। पूरी कहानी समझे तो मजा आ गई होगी, और अधूरी समझे तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। हमने कहा कार्बन के पास केस फंस जाता है कि ना तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है ना ही लूज कर सकता है, क्योंकि गेन करने में इलेक्ट्रॉन का नंबर बहुत ज्यादा हो जाएगा, प्रोटॉन के लिए उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लूज करने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी उसके पास है नहीं कि 4 के 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। उस केस में क्या करेगा, ना तो लूज कर पाएगा ना तो गेन, लेकिन काम तो चलाना है, अपने आप को स्टेबल करना है, तो उस केस में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, और इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। बोलो बांके बिहारीलाल की जय। मैंने कहा मैंने जीरो से उठाया है और कहां तक पहुंचाया, मैंने हीरो तक पहुंचाया है। अब इसके आगे के कॉन्सेप्ट आपके एनसीईआरटी में मिलेंगे सीधे, और हम ये सीखेंगे भैया पहला जरूरी कॉन्सेप्ट कोवैलेंट बॉन्ड, जो पूरे चैप्टर में आपको समझ लो हर मोड़ पे इससे मुलाकात हो जाएगी। तो क्या करोगे, बहुत प्यार से जो मलाई मैंने आपके सामने रखी है इसको लपेट लो बिना किसी देरी के, छापो जल्दी। तो मैंने कहा कहानी वही पुरानी है जो दादी अम्मा हमको सुनाया करती थी कि कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा ना तो गेन करेगा, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा, शेयर करेगा। और मेरे मित्र जो शेयर करने से बॉन्ड बन जाए, इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से जो बॉन्ड बन जाए उसी का नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। और आपको इसके पिछले चैप्टर मैंने पढ़ाया था, जब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में बात बनती है तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से जो बॉन्ड बन रहे थे उसको आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, और अगर शेयर करने से जो बॉन्ड बनेंगे उसको कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। बहुत बढ़िया शायरी है, बिल्कुल मुहर लगा दो इंपॉर्टेंट की। मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके सामने रखने जा रहा हूं जिससे पूरा चैप्टर जुड़ा हुआ है, बात समझ गए। अब यहाँ पे सिंपल सी डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा मेरे भाई द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय, क्या बताया मैंने, इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से, तो हम कहेंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एलिमेंट्स is called कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। सबसे जरूरी चीज यहां पर है ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पूरा भैया घातक तगड़ा डेफिनेशन का एकदम की पॉइंट है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बने उसी का नाम है कोवैलेंट बॉन्ड, और जो भयंकर रिस्क लेके पूरे देश को बचा ले मूवी में उसका नाम है जेम्स बॉन्ड है। तो यहां पर हम पढ़ रहे किसके बारे में, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। चलो आओ, अब कोवैलेंट बॉन्ड डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, और उसी के हिसाब से इसके टाइप्स बनाए गए हैं। तो भैया जरूरी नहीं है कि 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हो, 1 ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा हो, या 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो। वैसे 4 इलेक्ट्रॉन तो कभी शेयर होते नहीं है, लेकिन फिर भी समझो, हमने कहा कि ऐसे बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के शेयर होने से बनेंगे उनको कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे, बात बराबर है। तो ये डिपेंड करता है, इनके टाइप्स जो है वो डिपेंड करते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो अलग कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा,
दो की हो रही है तो अलग कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। इफ 3 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर देन द बॉन्ड विल बी डिफरेंट टाइप्स। तो हम कहेंगे भैया क्या होगा जब सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, तो उस केस में जो बॉन्ड बनने वाला है उसको हम लोग बोलेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसी के टाइप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसको बोल सकते हैं सिंगल बॉन्ड। आओ जरा समझे सिंगल बॉन्ड क्या होता है। सिंगल का मतलब है एक, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग। सिंगल बॉन्ड, अब सिंगल का मतलब क्या होता है मेरे भाई, एक, तो एक बॉन्ड बना है मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, सिंपल सी बात। द कोवेलेंट बॉन्ड, oh my god, oh my god, the covalent bond formed by sharing of only वन इलेक्ट्रॉन। ये शब्द जरूरी है मेरे भाई। वन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज सिंगल बॉन्ड। इसका जीता जागता उदाहरण है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब समझेंगे एक्चुअली में कि इलेक्ट्रॉन शेयर कब और कैसे होता है। आओ जरा इसका एग्जांपल जरा छापते रहेंगे ना तो मजा आ जाएगा। H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन का मेरे भाई, मेरे भैया, मेरे प्यारे से मुन्ने, मेरे बच्चू, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, जेड को एटॉमिक नंबर बोलते हैं, 1 होता है। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इसका 1 ही आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है, बाहर भी अंदर भी। तो अब हाइड्रोजन का जब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ही दर्शाते हैं। इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसी को दर्शाएंगे। इसके पहले वाले चैप्टर नॉन मेटल्स एंड मेटल्स में मैंने आपको पूरा कंप्लीट सिखा रखा है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, पढ़ लेना, क्योंकि 10 नंबर का पूछा जाता है मेरे भाई। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स सबसे ज्यादा वेटेज केमिस्ट्री में उसी चैप्टर का है, उसकी मैंने हर एक चीज बहुत डिटेल में डाल रखी है, देख लेना, मजा आ जाएगा। यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग हाइड्रोजन की, तो समझेंगे कि हाइड्रोजन का भैया एटॉमिक नंबर अगर 1 है तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट ऐसे बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन है, H के बगल में एक इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दिया। अब यार एक हाइड्रोजन है तो ऐसा है, दूसरा एटम भी तो ऐसे ही कहीं घूम रहा होगा, दूसरा भी आ गया यहाँ पे पास में ऐसे। लो भैया मुझे बताओ, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन 1 है, पहले शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। पहले शेल में इलेक्ट्रॉन होने कितने चाहिए, कहें गुरुजी 2 होने चाहिए। तो 2 होने के लिए इसको जरूरत कितने और इलेक्ट्रॉन की है, एक इसके पास है, एक और मिल जाए तो मेरा काम बन जाए। तो अब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, लेकिन अगर ये लूज कर देगा पूरी तरीके से तो इसका काम गड़बड़ हो जाएगा, इसका तो कुछ बचेगा नहीं भैया, बच्ची कुछ कौड़ी को थोड़ी दे देगा। तो ना तो ये लूज कर सकता है ना तो ये लूज कर सकता है। इस केस में क्या करेंगे भैया, ऐसा है आपस में मामले को सुलझा लेते हैं, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा ऐसे अपने ऑक्टेट में, इसका इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। अब ये वाला हाइड्रोजन उसी तरीके से इसका अपने ऑक्टेट में शेयर कर लेगा। अब देखो जब इसका ऑक्टेट बन रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके गोले में, 2 इलेक्ट्रॉन इसके गोले में, तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, तो हम लोग उसमें सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। बांके बिहारी लाल की जय हो। समझ में आया बात। सिंगल बॉन्ड क्या होता है कि ऐसा बॉन्ड जो बनेगा कैसे, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से। बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। अब अगर डबल बॉन्ड में पूछूं तो आप तो ऐसे ही बता दोगे, बिना मेरे समझाए बता दोगे, बिल्कुल बता देंगे। डबल बॉन्ड की बात करेंगे, सेकंड नंबर डबल बॉन्ड। जरा पहले डेफिनेशन की गेस करो, क्या लिखेंगे हम। यहां पर हमने लिखा है द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, डबल का मतलब 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, बिल्कुल सही। जरा मुझे खुद से डेफिनेशन लिख के दिखाओ। आपने कहा गुरुजी अगर मुझे खुद से लिखना पड़ा मैं क्या करूंगा, कहूंगा ऊपर से कॉपी करूंगा, द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ ओनली, अब यहां पे 1 की जगह क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। बात समझे, उसी को बोलेंगे डबल बॉन्ड। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल। अब ये कैसे एग्जांपल है, जरा ये भी समझ लेंगे। जरा मुझे बताओ, ऑक्सीजन की जब बात करते हैं तो सबसे पहले ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कहें गुरुजी एटॉमिक नंबर तो ऑक्सीजन का 8 होता है, 6 तो कार्बन का है।
8 होता है। अब जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हम कहेंगे 2,6 होता है। इसके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? गुरुजी 6 इलेक्ट्रॉन है। मतलब इसको चाहिए कितने? 2 चाहिए। इसी तरीके से दूसरा ऑक्सीजन भी ऐसे घूम रहा होगा कहीं, आओ भैया कोई मिल जाए लपेट दे। तो दूसरा ऑक्सीजन जब कैसे घूमेगा, अब देखो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, यहां पर ऐसे बनाया ओ हमने। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन बाहर कितने? 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है बात? इसी तरीके से दूसरा ऑक्सीजन बेचारा ऐसे ही कचौड़ी जैसे मुंह बनाए घूम रहा है, 1 2 3 4 5 6। अब भैया इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब कहानी दोनों की ऐसी है कि लूज ये कर नहीं सकते, दोनों गेन करेंगे। उस केस में भैया दोनों क्या करेंगे? आपस में बातें करें, कहेंगे मामले को हम लोग ही सुलझा ले, तो पुलिस के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पर देखो क्या करेगा, ये अपने ऑक्टेट में 6 तो पहले थे ही, 2 इलेक्ट्रॉन इसके शेयर कर लीस। सेम तरीके से ये भी कहेगा अच्छा भैया हमको भी दो यूज करने को, लो भैया बिल्कुल, आपस में अच्छी बॉन्डिंग कर लेंगे। तो यहां पर ऐसे बन गया H2। इसी प्रकार से ऐसे ही जब 2 ऑक्सीजन शेयर होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, तो क्या बनेगा? हम कहेंगे यहां पर बन गया, यहां पर लिख दूं, यहां पर लिख देता हूं, बनेगा O। अब डबल लाइन क्यों है? क्योंकि इनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं? 2। तो सिंगल बॉन्ड को एक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, सिमिलरली डबल बॉन्ड को 2 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो बना है इसमें उसको बोलेंगे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और ये बन जाएगा जाके O2 मॉलिक्यूल। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। सिमिलरली वी विल स्टडी अबाउट थर्ड नंबर, दैट इज ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड जरा देखो ध्यान से, मैं कहूंगा, आप मुझे भरोसा है कि आप डेफिनेशन खुद से लिख दोगे? बिल्कुल गुरुजी लिख देंगे। हम कहेंगे द बॉन्ड या तो द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय, रट गया अब हमें तो, फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स। बना पा रहे डेफिनेशन खुद से? बिल्कुल भैया बना पा रहे हैं। अब इसका एग्जांपल देखो, देखो जो एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए गए हैं वही मैं आपको दे रहा हूं, और एग्जाम में वही पूछे जाएंगे, उसके अलावा कोई एग्जांपल नहीं आएगा। कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं। क्लियर है बात? तो जो यहाँ पे लिखवा रहा हूं बस वही पढ़ के जाना है, ज्यादा चक्रों में नहीं पढ़ना है। बात खत्म। पढ़ने को आप 100 किताबें पढ़ सकते हो, लेकिन एक पन्ना भी अगर आपके लिए जरूरी है, जरूरी वाला काम कर जाए, एग्जाम में छप जाए उससे क्वेश्चन, तो वही आपके लिए भैया एकदम सौभाग्य वाली बात हो जाती है। तो जो मैं पढ़ा रहा हूं बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड चीजें हैं, एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स है। भरोसा करो, नोट्स बना के चले जाना, पढ़ के चले जाना, नोट से बाहर एक भी क्वेश्चन आ जाए उसी दिन आके बोल देना। भरोसा करो मेरा, अपने बड़े भाई का, आपके साथ बेईमानी करके मुझे कोई फायदा नहीं है। आओ जरा हमने कहा इससे एग्जाम्पल देखेंगे। इसका एग्जाम्पल मेरे भाई है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, बोले तो N2 मॉलिक्यूल। हम कहेंगे भैया नाइट्रोजन की कहानी क्या होती है, आओ जरा समझे हमारी जुबानी नाइट्रोजन की कहानी। वाह 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 वाह। इसका एटॉमिक नंबर होता है मेरे भाई 7। बात समझे? ये जेड लिखा है, 2 मत समझ लेना। जेड का मतलब एटॉमिक नंबर है, 9th क्लास में पढ़ते हैं। एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल जेड। तो जेड 7, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितने हैं? 7 है। बांटो जरा इसको। हमने कहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब बनाया हमने तो 2,5 पाया। बाहर 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब जरूरत कितने की है इसको? 3 की। कितने की जरूरत है? 3 को तो 8 हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएगा। तो एक नाइट्रोजन घूम रहा है बेचारा, 5 इलेक्ट्रॉन लिए, 1 2 3 4 5। सिमिलरली दूसरा नाइट्रोजन भी बेचारा हवा में घूम रहा है, 1 2 3 5 लिए। अब क्या करेंगे? थोड़ा बड़ा बना दूं? बड़ा बना देता हूं। लो भैया, कुछ लोग कह रहे हैं बड़ा बनाओ। बिल्कुल भैया, आप जो बोलोगे वही होगा। 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2। बाहर 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन हमें रिप्रेजेंट करना है। अच्छा कैसे पता चलेगा आगे 3 बनाना है कि 2 बनाना है? देखो जितने इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत होगी उतने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, और जो शेयर वाले इलेक्ट्रॉन है उनको आगे बना दो, बात खत्म, बाकी पीछे रख दो। तो हमने इसलिए यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको 5 है, 3 चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन आगे बना दिए। अब ये क्या करेगा? इसके पास 5 तो है, लेकिन 3 इसके अपने ऑक्टेट में ला लेगा, तो काम इसका हो गया, 8 हो गए। सेम तरीके से ये भी 5 लेकर चल रहा है, 3 और ला लेगा, तो काम इसका भी हो जाएगा। इसका मतलब बात सीधी सी है कि N में 3 लाइनें आ जाएंगी, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड बन गया। दिस बॉन्ड इज नोन एज ट्रिपल बॉन्ड
और इसी तरीके से सक्सेसफुली बन जाता है N2 मॉलिक्यूल। बात क्लियर है? तो ये है कहानी पूरी कोवेलेंट बॉन्ड की। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, दिमाग जल्दी जल्दी चलाएंगे, मेरे साथ अपने नोट्स को रिवाइज करते चलेंगे। हमने कहा ऐसा बॉन्ड भैया जो इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से बने उसी को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, शेयरिंग हो रही है, तो सिंगल बॉन्ड, जिसका एग्जांपल H2 मॉलिक्यूल होता है। दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, शेयरिंग हो रही है, तो डबल बॉन्ड कहलाता है, जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में बनता है। यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है, यहाँ पर भी डायग्राम बना हुआ है। और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है जब कोवेलेंट बॉन्ड बने और 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाए तो उसको ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। एग्जाम्पल बेस्ट है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, वो भी एनसीईआरटी में दिया गया है। क्लियर है बात? यहां तक की कहानी मेरे हिसाब से सबको क्लियर होगी और इतना डाइजेस्ट करना आपके लिए बिल्कुल बढ़िया रहेगा आज के लिए। और मैं चाहता हूं इस चैप्टर को बहुत आराम से, क्योंकि बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, तो सारे टॉपिक को मैं आपको बिल्कुल 100% देना चाहता हूं, बहुत डिटेल्ड वे में, ताकि एग्जाम में बैठो तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, आपका दिमाग तुरंत चलना चाहिए और आंसर टप से लगना चाहिए। इसका मतलब यह है कि डीप नॉलेज बहुत जरूरी है और वही मेरी कोशिश है। कभी भरोसा मत कर देना 10 मिनट की वीडियो में, 10 मिनट की वीडियो देख के जाओगे, आजकल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फंस जाओगे बहुत बुरा। तो यहाँ पर डीप कॉन्सेप्ट आपको बड़ा भाई पढ़ा रहा है, बस आपका काम पढ़ना है। मेहनत मैं और आप बिल्कुल मिलके करेंगे, तो इसको रिवाइज कर लेंगे। आगे जब क्लास में आओ, एक ही रूल है, रिवाइज करके आओ तो मजा और मन दोनों आएगा बहुत तगड़े तरीके से। ये मैंने छपवाया है, छाप लेना, पढ़ लेना, क्लास में चले आना, अगली मजा आ जाएगा जहां पे हम सीखेंगे कार्बन की और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और तगड़े तगड़े कॉन्सेप्ट। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।